50 सालों का। उस आक्रमण के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। तो मैं क्यों कहता हूं ऐसा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये था 1962 के विदेशी हमले में कि हमारे देश में वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिनके लिए आप बोलते हैं कि बड़े दुर्भाग्यशाली थे? वीके कृष्ण मेनन थे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन हमेशा विदेश घूमते रहते थे। उनको हिंदुस्तान रहना कभी अच्छा ही नहीं लगता। अमेरिका अच्छा लगता था उनको, फ्रांस अच्छा लगता था, ब्रिटेन अच्छा लगता था, न्यूयॉर्क उनको हमेशा अच्छा लगता था। उनकी तो मजबूरी थी कि वो भारत में पैदा हो गए। हमेशा उनको भारत कभी अच्छा नहीं लगता, उनको हमेशा विदेश अच्छा लगता। थे रक्षा मंत्री, काम विदेश मंत्री का करते थे। माने जो जवाबदारी उनको दी गई थी वो ही काम नहीं करते थे, बाकी दुनिया भर के फालतू के बहुत सारे काम करते। इस देश में जाना, उस देश में जाना, वहां जाकर कूटनीतिक बात करना, इधर जाके कूटनीतिक। जो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी वो ही छोड़कर बाकी कुछ भी करना। और वो किस तरह के मानसिकता के व्यक्ति थे, कैसे बुद्धि थी उनकी, कैसी बुद्धि चलती थी, उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। 1960-61 के आसपास एक बार संसद में बहस हो रही थी तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से। क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान तो अब हमारा दोस्त हो गया, हमने उनसे समझौता कर लिया 1948 में। अब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि वो तो कभी हमला करने वाला नहीं है, दुनिया में आजू बाजू में और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तो हमको ये सेना रखने की क्या जरूरत है, सेना हटा देनी चाहिए। ऐसी उल्टी बुद्धि के आदमी थे वीके कृष्ण में। और कहीं ऐसा नहीं था कि वो किसी साधारण सी बैठक में बोल रहे, लोकसभा में कह रहे थे कि ये सेना हमको हटा देनी चाहिए, इसकी कुछ जरूरत नहीं। फिर किसी सदस्य ने खड़े होकर उनसे पूछा कि आप बताइए वीके कृष्ण मेनन साहब, अगर सेना हटा देंगे तो कभी कुछ जरूरत पड़ गई, अभी आप बोलते हो कि पाकिस्तान तो दोस्त हो गया हमारा, चीन तो हमारा दोस्त पहले से ही है, अभी आप ये भी कहते हो सेना भी हटा दो, मान लो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? वो कहते थे हिंदुस्तान की पुलिस काफी है, उसी से काम चला लेंगे। ये उनका जवाब था लोकसभा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के सामने उन्होंने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया कि देखो, सेना की तो जरूरत नहीं है तो सेना का खर्च क्यों करें, इसका बजट कम कर दो। तो हिंदुस्तान की सेनाओं के ऊपर होने वाले खर्चे का बजट उन्होंने कम कराया। और बजट ही कम नहीं कराया, एक दिन तो उन्होंने यहां तक बेवकूफी का आदेश भी दिया कि सेनाओं के आयुध निर्माण के लिए, आयुध निर्माण माने गोला बारूद बनाने के, हिंदुस्तान में जो कारखाने चलते हैं उनको बंद कर दो। क्या जरूरत है इसकी? अभी गोला बारूद हमें चाहिए क्यों? जब हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं, तो बंदूक हमें क्यों चाहिए, गोला बारूद हमें क्यों चाहिए, सेना हमें क्यों चाहिए? तो सेना का खर्चा कम कराया। गोला बारूद बनाने के जो कारखाने हिंदुस्तान में चलते थे वो कारखानों को बंद कराने की बात कही, और करा भी दिया बहुत सारे कारखानों को बंद। कुछ ऐसी विचित्र हालत बन गई थी उस समय हिंदुस्तान की कि जिन स्थानों पर सेनाओं के लिए गोला बारूद बनाने का काम होना चाहिए था, उन स्थानों पर कॉफी के प्याले बनाने का काम, चाय के प्याले बनाने का काम, इस तरह के धंधे शुरू कराए। ऐसी बुद्धि के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत दुर्भाग्यशाली समय था हमारा जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। और उनके इस तरह के जो बयान आते थे तो चीन को लगा कि ये तो बहुत बेवकूफ आदमी, कहता है सेना को भी हटा लो, सेना का खर्च भी कम कर दो, सेना के लिए जो निर्माण सामग्री बनाने के कारखाने चलते हैं उनको भी बंद करा दो, उनमें कुछ और धंधा कराओ, और दुनिया भर में घूमना, कभी सेनाओं के सामने नहीं जाना, सेनाओं के बीच में नहीं जाना, न्यूयॉर्क जाना, अमेरिका जाना, यूरोप घूमना, इस तरह के काम वो करते रहते। तो चीन को मौका मिल गया, और चीन को एक मौका यह भी मिल गया कि चीन को ऐसा लगा कि वीके कृष्ण मेनन तो प्रधानमंत्री के आदमी है, माने पंडित नेहरू के आदमी है, तो उनको लगा कि शायद पंडित नेहरू की भी यही मान्यता होगी, इसलिए तो उन्होंने रक्षा मंत्री बना के बिठाया उनको। और वीके कृष्ण मेनन को पंडित जी ने रक्षा मंत्री क्यों बनाया था? उनकी व्यक्तिगत दोस्ती थी उनसे, अन्यथा वीके कृष्ण मेनन कोई मास लीडर नहीं थे इस देश में, जनता में उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो ऐसा कुछ नहीं था वीके कृष्ण मेनन का। फिर भी हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री उनको बनाया गया था, तो उनकी पंडित जी के साथ कुछ व्यक्तिगत दोस्ती थी, इसलिए उनको बनाया गया था।
और आप अगर उनके कुछ रिकॉर्ड सुने जो भाषण के हैं, तो वो 4 घंटे 5 घंटे भाषण देते थे, लेकिन उसका आप सिर पैर नहीं निकाल सकते वो क्या बोल रहे हैं। वो लंबा भाषण करेंगे, 4 घंटे भी करेंगे, 5 घंटे भी करेंगे, 7 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके बोले हुए का अर्थ क्या है ये समझने वाला बिल्कुल नहीं समझ सकता। कुछ भी बात कहीं से लाके कहीं की कहीं पे जोड़ दिए, कहीं की जोड़, इस तरह का वो चलता रहता था उनका। इस तरह के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। तो 1962 में जब हिंदुस्तान के वो रक्षा मंत्री हुए, या पहले से थे, वो तो गलत बोल गया, हुए पहले से थे, उसी समय चीन को अंदाजा लगा कि भारत तो किसी कमजोर रक्षा मंत्री के कब्जे में है, सेनाओं के खर्चे भी कम हो रहे हैं, आर्मी के लिए उत्पादन करने वाले केंद्र भी बंद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। चीन को ऐसा लगता था कि एक इलाका है हमारे देश का जो दुर्भाग्य से आज हमारे पास नहीं है, चीन उसको ताक में बैठा हुआ था, अक्साई चीन का इलाका। तो 1962 में अचानक से चीन ने भयंकर हमला। चीन के हमले के पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, मैंने आपको बताया कि हमारे देश के बॉर्डर पर से आर्मी के कई लोगों को वापस बुला लिया गया था और आर्मी का बजट कट कर दिया गया था। आर्मी के लिए सप्लाई लाइन कमजोर हो चुकी थी। चीन ने हमला किया नॉर्थ ईस्ट में। आज हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, आज से 40 साल पहले वो नेफा प्रदेश होता था, नेफा कहलाता था। तो नेफा प्रदेश के इलाके में चीन ने पूरी ताकत से हमला किया, और चूंकि वहां हमारी आर्मी नहीं थी, बॉर्डर करीब करीब खाली पड़े हुए थे, तो चीनी सैनिक दन दनाते हुए घुसते चले गए। और जब चीनी सैनिकों के सामने कोई प्रतिरोध नहीं हुआ भारतीय सैनिकों की तरफ से, तो चीनी सैनिकों ने अपना मनमानी किया। सबसे खराब काम जो उन्होंने किया कि उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, नेफा प्रदेश के इलाके में हजारों बहनों के साथ बलात्कार किए चीनी सैनिक। और उस इलाके में जो नौजवान किस्म के लोग होते थे उनको बिल्कुल बुरी तरह से मारा, तोड़ा, काट दिया उनको। अब बेचारे नौजवानों के सामने कोई हथियार नहीं था, वो लड़ते कैसे। नॉर्थ ईस्ट में जो इलाका है, आप में से कोई गए हो तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो जा चुका हूं। वहां तो ऐसे मुश्किल इलाके में लोग अपना जीवन बिताते हैं कि रोज का जीवन चलाने में ही बहुत तकलीफ होती है, ऊपर से कोई विदेशी हमला हो जाए तो उसको रोकने में तो और भी तकलीफ होती है। रोज का जीवन ही उनका एक तरह का आक्रमण जैसा ही होता है। तो वही रोज का जीवन उनके लिए मुश्किल था, ऊपर से चीन का हमला हुआ और इतने ताकतवर तरीके से हुआ, तो वो तो कभी उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हजारों नौजवान मारे गए। और चूंकि हमारी आर्मी वहां से हट चुकी थी, तो उन नौजवानों के मन में एक तरह का विद्रोह और एक तरह की घृणा पनपना शुरू हुआ भारत की सरकार के विरोध। और वही घृणा और विद्रोह था जो आज भी वहां पर विद्यमान है। वहां आप जाइए तो कभी वो एक मौलिक सवाल पूछते हैं जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं होता। वो कहते हैं जब 1962 का युद्ध हुआ था तब तुम्हारी भारतीय सेना कहां थी? और वो सही प्रश्न करते हैं, उसका हम में से कोई जवाब नहीं दे पाता। तो वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर परदेशी आक्रमण हुआ और हम संकट में फंसे तब तुम्हारी सेना ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तुम कैसे कहो कि हम भारत में रहें? इसलिए उनके मन में अलगाव की भावना बहुत पैदा हुई उस नेफा के इलाके में। और वो अलगाव की भावना इतनी जबरदस्त हुई है कि वो कहते हैं हम तो अलग बनाएंगे, अपना बोडोलैंड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो 1962 के उस चीनी हमले का दुष्परिणाम। उस दुष्परिणाम में दो चीजें हुई। एक तो उन क्षेत्रों के रहने वाले निवासियों का भारत की सरकार पर से विश्वास टूट गया, जो सबसे खराब हुआ। मैं उसको सबसे दुर्भाग्यजनक मानता हूं कि किसी देश के इलाके के लोगों का सरकार से विश्वास अगर टूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है उस इलाके में। तो उनका एक तो विश्वास टूटा, जो सबसे खराब हुआ वो ये। और दूसरा, उनकी जो तबाही हुई उसको देखकर वो हिल गए एकदम अंदर। हजारों हजारों कटी हुई लाशें आपके सामने पड़ी हो, हजारों हजारों बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो और उनको मार दिया गया हो, तब आप उनके दिल में पूछिए कि कैसा दर्द का लावा फैलता। वो हुआ वहां पर। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक एक तीसरी चीज हुई उस 1962 के युद्ध में, चूंकि हमारी सेना की कोई तैयारी नहीं थी, हमारे सैनिकों की कोई तैयारी नहीं थी, और हमारे देश में सेना की सप्लाई लाइन भी बहुत कमजोर थी, तो चीन ने पूरी ताकत के साथ 72,000 वर्ग मील इलाका हमारा छीन लिया, जो आज भी चीन के पास है। उसी में अक्साई चीन का इलाका है जो चीन के कब्जे में है।
और आप जानते हैं कि उसी 72,000 वर्ग मील के इलाके में हमारे देश का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो भी चीन के कब्जे में है। अभी आप या मैं कभी कैलाश मानसरोवर जाना चाहें तो जा नहीं सकते तब तक जब तक कि चीन की सरकार की हमें रजामंदी ना मिले। चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। अपने देश के तीर्थ स्थान में जाने के लिए एक परदेशी सरकार से वीजा लेना पड़ता है। इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या हो सकती है हमारे। वो हुआ 1962 में। जब यह युद्ध खत्म हो गया तो कैसे खत्म हुआ उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित जी को लगा कि अभी तो सब गया, अभी तो कुछ होने वाला नहीं, तो पंडित नेहरू ने अपनी तरफ से फिर अमेरिका को पत्र लिखा और अमेरिकी राष्ट्रपति को निवेदन किया कि आप किसी तरह से चीन के हमले को रोकिए। तब अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा कि अब भारत सरकार हमारे कब्जे में आ सकती है और अब हम इनसे जो कहेंगे वो ये करने को तैयार होंगे। तो भारत सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाना अमेरिकी सरकार ने शुरू किया और उस कूटनीतिक दबाव के साथ अमेरिका ने फिर चीन के साथ बातचीत की और चीन के सैनिकों ने अमेरिकी सरकार को ऐसा बोला कि ठीक है, हम युद्ध विराम करते हैं, लेकिन 72,000 वर्ग मील जमीन जो हमारे कब्जे में है वो आप वापस करने के लिए नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, नहीं कहेंगे। तो वो 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में ही रही और ऊपर से अमेरिका ने अपनी धौंसपट्टी दिखाते हुए हमारे देश को कहा कि देखो, हमने तुमसे शांति करा दी, हमने तुम्हारा समझौता करा दिया। वो शांति और समझौता हमारे किसी काम का नहीं था। अगर ऐसा समझौता होता कि चीन ने हमारी जो जमीन कब्जे में ली है वो हमको वापस करता और उसके बाद कुछ समझौता होता, शांति वार्ता होती, तो समझ में आता कि ठीक है, अमेरिका ने हमारे लिए कुछ किया। अमेरिका ने कुछ नहीं किया, करने का दिखावा किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया और युद्ध तो शांत होता ही थोड़े दिन बाद होता। लेकिन वो 72,000 वर्ग मील जमीन जो हमारी चीन के कब्जे में गई, उसको वापस हिंदुस्तान को दिलाने के लिए अमेरिका ने कोई प्रयास नहीं किया। जब पाकिस्तान ने ये सब देखा 1962 के युद्ध में, तब पाकिस्तान को हिम्मत हुई 1965 में हमला करने। और शायद पाकिस्तान की हिम्मत 1965 में एक और बात से बढ़ी, जिसको मैं बहुत दुर्भाग्य की बात मानता हूं, कि जब यह 1962 का युद्ध खत्म हुआ तो हमारी संसद में एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ चीन भारत के युद्ध के बारे में। लोकसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। उस विशेष बैठक में बहुत सारे सांसदों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। सरकार के सारे नेता बैठे, सरकार के सारे मंत्री बैठे और हमारे देश के बहुत सारे, उस समय तो बहुत विद्वान किस्म के लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। महावीर त्यागी जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, प्रकाशवीर शास्त्री जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। तो ऐसे लोग थे पार्लियामेंट में, तो उनकी बात तो सरकार को सुननी ही थी। तो इसके लिए एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ। उस चर्चा सत्र में जो भी वक्ता आए, जिन्होंने भी सांसदों ने, खासदारों ने भाषण दिया, सबके भाषण में से एक ध्वनि ऐसी निकलती थी कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी कब वापस आएगी। महावीर त्यागी जी ने जब भाषण अपना दिया, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट सरकार को पूछ लिया, प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि आप लोगों की गलती से ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन में चली गई। आप लोगों की गलती से माने आप लोग थे जिन्होंने सेना में ढिलाई की, आप लोग थे जिन्होंने सेना की रसद सामग्री उत्पादन करने वाले केंद्र को बंद करा दिया, आप लोग थे जो विदेशों में घूमते थे, सेना की तैयारी पर आपका कोई ध्यान नहीं था, रक्षा मंत्री थे जो रक्षा का काम कम करते थे, विदेश मंत्रालय का काम ज्यादा करते थे। ये आप ही लोगों की ढिलाई थी, आप ही लोगों की गलतियां थी, जिसकी वजह से चीन को मौका मिला और उन्होंने ये सब किया। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप 72,000 वर्ग मील जमीन भारत में वापस कब लाने वाले हैं। तो पंडित नेहरू सुनते सुनते परेशान हो गए थे। ये कई लोगों ने प्रश्न पूछा था। तो पंडित नेहरू खड़े होकर कहने लगे कि अरे क्यों उस जमीन की बात करते हो, वो तो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो, अभी उसके लिए क्या रोना। ये पंडित नेहरू ने कहा। इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। इस देश का एक प्रधानमंत्री खड़े होकर हिम्मत के साथ अपनी गलती स्वीकार करे संसद में कि हां हमसे गलती हुई। पहली गलती तो यह कि वी.के. कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाया। दूसरी गलती यह कि सेना की रसद सामग्री बनाने वाले उत्पादन केंद्रों को बंद कराया।
तीसरी गलती यह कि सेना का रक्षा खर्च लगातार आपने कम कराया। तो कोई खड़े होकर संसद में ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करे, बजाय उसके पंडित नेहरू ने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए एक स्टैंड ले लिया। और क्या स्टैंड ले लिया कि वो जमीन चली गई तो चली जाने दो, उसके लिए क्यों माथामारी करते हो। और तर्क क्या उसके लिए कि वो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो। तो महावीर त्यागी बहुत मुंहफट आदमी थे। मुंहफट से मेरा मतलब एकदम बोलने वाले, जो उनके दिल में आया तुरंत बोलना, वो इंतजार नहीं करते थे। और ऐसा आदमी बहुत सच्चा आदमी होता, जो दिल में आई बात वो सामने बोल देना, आपको खराब लगे या अच्छी लगे। ऐसा आदमी कभी भी धोखा नहीं देता, चरित्र में भी और किसी भी दूसरे स्तर। मन में आई, दिल में आई, तुरंत उन्होंने बोल दिया। तो महावीर त्यागी के दिल में आया और खड़े होकर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर वो जमीन बेकार थी, ऊसर थी, बंजर थी, उस पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, इसलिए आपने उसे चीन को दे दिया, तो आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता, आपकी खोपड़ी तो एकदम सफाचट है, इसको भी काट के चीन को दोगे? पंडित नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा। और उस समय तक परिस्थिति ऐसी ही थी कि पंडित नेहरू के सिर पर बाल नहीं थे, एक भी सिर करीब करीब उनका गंजा हो चुका था। तो खड़े होकर कह दिया शास्त्री जी ने, वो त्यागी जी ने, कि आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता है, तो इसको भी काट के दे दो चीन, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, आपके सिर पर बाल भी नहीं उगता, दोनों बराबर हैं। तो पंडित नेहरू चुप होकर बैठ गए। और तब शायद पंडित नेहरू को रियलाइज हुआ कि उनसे कुछ गलती हुई। और उसके बाद आप जानते हैं कि उसी हादसे में पंडित जी की जान भी गई। अभी वो इसलिए भी गई कि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के प्रबल समर्थक थे। चीन के साथ समझौता करके आए थे, पंचशील नाम का एक सिद्धांत बनाया गया था, एक मसविदा उसके लिए तैयार किया गया था, पूरे देश में एक राजनीतिक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो उनको रियलाइज हुआ कि हो तो गया ही है कुछ, तो डिप्रेशन के शिकार हुए और उसी में बाद में वो गए। पाकिस्तान को ये 1962 की घटना से बहुत कुछ अपने मन में उत्साह हुआ कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की सरकारें हो सकती हैं और इस तरह के रक्षा मंत्री हो सकते हैं और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण वो काम कर सकते हैं, तो उनको लगा कि चलो फिर एक बार ट्राई करके देख लो। 1947-48 में हम सफल नहीं हुए, शायद 1965 में सफल हो जाए। तो पाकिस्तान ने फिर 1965 में हमला किया। यहीं पाकिस्तान चूक गया, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि जो सरकार 1962 में थी वैसे ही चरित्र की शायद ये सरकार होगी जो 1965 में। पाकिस्तान को यह मालूम नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। उसको इतना मालूम था पाकिस्तान को कि अब पंडित जी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू में जमीन आसमान का फर्क। शास्त्री जी दिखने में बहुत छोटे लगते थे, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि वो कितने फौलादी आदमी हैं। एक बार कोई फैसला किया तो उस फैसले पर अंत तक डटे रहने वाले आदमी। ये गलती पाकिस्तान से हो गई कि वो शास्त्री जी का ठीक से आकलन नहीं कर पाए, या उनके लोगों ने गलत सूचना दी कि शास्त्री जी भी ढीले ही आदमी हो सकते हैं, जैसे पुरानी सरकार के थे वैसे ये भी हो सकते हैं। क्योंकि जो पुरानी सरकार थी 62 की, उसमें शास्त्री जी शामिल थे। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति तो उस सरकार में भी शामिल था और वो सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो अभी ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो ये क्या कर लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने हमला किया 1965 में। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सारी नीतियां बदल दी थी। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला किया था कि रक्षा का जो बजट कम किया गया था पुराने समय में पिछली सरकारों के द्वारा, उसको उन्होंने और बढ़ाया। और रक्षा सेवा का बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि हिंदुस्तान में जो उत्पादन केंद्र थे रक्षा सामग्री बनाने वाले, जो बंद हो गए थे, उनको चालू कराया। और शास्त्री जी ने एक बार अपनी नीतियों का खुलासा किया था इस तरह से। एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया था तो उन्होंने उसके बारे में बहुत लंबा जवाब दिया था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त कभी हो नहीं सकता। क्यों?
तो शास्त्री जी का स्पष्ट तर्क था, जिसमें उनको कुछ दुविधा नहीं थी। वो कहते थे कि जो राष्ट्र हमसे टूटकर अलग हुआ वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और बहुत कुछ हो सकता है, वो दोस्त तो नहीं ही हो सकता। इसलिए हमें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, ये उनकी नीति थी। माने हम कहीं पर भी ढीला नहीं छोड़ सकते अपने आप को। तो उन्होंने सेना में कसावट लाई, सेना का खर्च बढ़ाया, रक्षा सामग्री बनाने वाले उत्पादन केंद्रों को फिर से शुरू कराया, सेना में नई भर्ती शुरू कराई, और ये सब करते हुए उन्होंने एक काम और भी किया कि सेना में काम करने वाला जो जवान है वो हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने समझाया। अक्सर आप उनके भाषण सुने, जो आज भी लिखे हुए उपलब्ध हैं, छपे हुए उपलब्ध हैं, तो उनके भाषण में एक बात तो हर जगह आएगी कि देखो, देश की सीमा को सुरक्षा करने वाले जो लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसानों की बात एक बार आती थी, एक बार जवानों की बात आती थी कि देश के अंदर उत्पादन करने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं और देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहुत महत्वपूर्ण। उनके किसी भी भाषण को सुने, कहीं का भी पब्लिक स्पीच हो, ये दो बातें हर भाषण में मिलेंगी। इसका माने इन दो बातों पर विशेष जोर था उनका कि देश के अंदर जो उत्पादन करने वाला आदमी है, जो किसान है, उसकी तकलीफ, और सीमा की रक्षा करने वाला जो जवान है उसकी तकलीफ, दोनों तकलीफों को वो मानते थे कि ये जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो नीतियां अपनाई वो 1962 की सरकार की नीतियों से बिल्कुल फर्क थी। रक्षा खर्च बढ़ाना, उत्पादन केंद्रों को फिर से शुरू कराना, नई भर्ती कराना, नौजवानों में जोश भरना, और कई बार वो अनौपचारिक बातचीत में ये कहते भी थे, जैसे कई बार क्या होता था कि रक्षा सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष या जल सेना अध्यक्ष या नौसेना अध्यक्ष, वो कभी कभी मिला करते थे शास्त्री जी को। तो शास्त्री जी उनको इशारे से कहते थे कि देखो, कभी कोई तकलीफ हो और इमरजेंसी की हालत हो तो मेरे आदेश की प्रतीक्षा मत करना। माने इस उम्मीद में मत बैठे रहना कि भारत का प्रधानमंत्री कब ऑर्डर देगा तब हम पहला बम चलाएंगे। कभी आपको लगे कि ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो प्रधानमंत्री हमेशा आपके पीछे खड़ा है, आप अपना फैसला करना और आपके हर फैसले में मैं आपके साथ। तो इस तरह की बातें जब कई बार उन्होंने कही थी सेनाओं के अधिकारियों से, तो सेना के अधिकारी तो होशियार तो होते ही हैं, वो समझ गए कि इनका तो पूरा पाठिंबा है हमको, इनका तो पूरा समर्थन है, इसलिए अभी कोई डरने की बात नहीं है। जो 1962 में सेना के अधिकारियों को डर लगता था, तकलीफ होती थी कि छोटे से छोटा फैसला करने के लिए रक्षा मंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, वो उनको अंदाजा लग गया कि अभी का जो प्रधानमंत्री है वो फर्क आदमी। तो इस तरह के इशारे कई बार मिल चुके थे सैनिकों को। तो सेनाओं की अपनी पूरी तैयारी थी 1965 में, सेनाओं की तैयारी थी, सेनाओं की जो सप्लाई लाइन थी उसकी पूरी तैयारी थी। सैनिकों में जोश भी बहुत ज्यादा था, प्रधानमंत्री खुद भी उनको जोश दिलाने का काम करते थे। तो जब पाकिस्तान ने 1965 में हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने जमकर पाकिस्तानियों को पीटा, और ऐसा लगा एक बार तो कि 1962 की जो खुन्नस है वो भारतीय सैनिकों ने 1965 में निकाली, क्योंकि मन में ग्लानि तो होती ही है कि हम पिट गए थे 1962। तो वो जो मन की ग्लानि थी 1962 के युद्ध की चीन के विरुद्ध, वो उन्होंने पूरी दूर की जब 65 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुई, और भारतीय सैनिकों ने इस जबरदस्त तरीके से हमला किया कि पाकिस्तानी सेनाओं ने घुटने टेकना शुरू किया और पीछे लौटना शुरू किया, और भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेलते 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 लाहौर तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें या थोड़ी देर के लिए 1 मिनट हिंदुस्तान के नक्शे की कल्पना करें, तो पंजाब के नीचे पूरा जो मैदानी इलाका है वो लाहौर तक का, वो पूरा हमारे कब्जे में आया। और पहाड़ी इलाके की कल्पना करें नक्शे में, जम्मू कश्मीर का, तो जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जो मैंने आपको बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 3 डिवीजन है, गिलगित, स्कार्दू और हुंजा, तो पूरा का पूरा गिलगित डिवीजन भी हमारे कब्जे में आ गया। माने सेनाओं को सफलता सिर्फ मैदान के ही इलाके में नहीं, पहाड़ी इलाके में भी मिली 1965 की लड़ाई। तो गिलगित तक का पूरा इलाका भारत के कब्जे में आया, लाहौर तक का इलाका पूरा भारत के कब्जे में आया। लड़ाई जरूर लंबी चली, लगभग 2.5-3 महीने वो लड़ाई भी चली उसमें, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को पीट लिया।
और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। माने और 2 घंटे 3 घंटे का समय मिला होता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता, ये हो सकता था उस समय। लेकिन तब एक मुश्किल आई। मुश्किल क्या आई कि जब पाकिस्तान ने देखा कि पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है, और पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे, जो उनके सेनाओं के बड़े अधिकारी थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, पेशावर भी जाएगा, सब चला जाए, और 10-15 दिन में हो सकता है पूरा पाकिस्तान चला जाए। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो हिंदुस्तान की सेनाओं का समर्थन भी कर रहे थे। सिंध प्रांत के लोग थे जो पाकिस्तान का नहीं, भारतीय सेनाओं का समर्थन कर रहे थे। और जो मुहाजिर लोग हैं, मुहाजिर माने जो हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान पाकिस्तान में बसे हैं, वो भारतीय सेना का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा लगता था कि शायद ये सब इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ जाएगा। और शास्त्री जी ने तो मैंने बताया कि खुली छूट दे रखी थी, उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहां तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना ही ठीक है, ताकि बार बार ये तकलीफ ना उठानी पड़े हमको। तो उनका भी पूरा पाठिंबा था, शास्त्री जी का, कैबिनेट का पूरा पाठिंबा था। सेनाओं का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था उस समय, और भारतीय सैनिकों की तैयारी भी जबरदस्त थी। वो सब होते हुए हमने वो किया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो मैंने बताया, 8 जनवरी 1966 तक जब भारतीय सैनिक लाहौर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, तब पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि अब किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया, तो अमेरिका को कहा कि किसी तरह से युद्ध रुकवाइए। अमेरिका को ऐसा लगा कि शास्त्री जी से युद्ध रोकने की बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका 1-2 बार ट्राई कर चुका था शास्त्री जी से बात करने की, और शास्त्री जी ने उसका 2 टूक जवाब दिया था। अमेरिका ने एक बार शास्त्री जी को परोक्ष रूप से धमकी दी थी, और शास्त्री जी ने उस धमकी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। क्या धमकी दी थी कि उस समय लाल रंग का गेहूं आता था PL 480 का अमेरिका से। PL 480 एक कानून का नाम है अमेरिका में। PL का माने होता पब्लिक लॉ 480। जैसे हमारे देश में संविधान की धाराएं 370, 371, 372, ऐसे ही अमेरिका में कुछ कानून की धाराएं, उनमें 480 नंबर की एक धारा है पब्लिक लॉ की। उस कानून के तहत अमेरिका का गेहूं आता था हिंदुस्तान में, PL 480 का लाल रंग का गेहूं आता था, और उस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता। यह समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी, ये बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं, ये पंडित जी ने किया हुआ समझौता। तो पाकिस्तान से बहुत ही घटिया क्वालिटी का वो रद्दी गेहूं आता था, जिसको वहां जानवर भी नहीं खाते थे। तो एक बार अमेरिका ने शास्त्री जी को परोक्ष रूप से धमकी दी कि हम आपको ये गेहूं की सप्लाई रोक देंगे, गेहूं नहीं देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, मत दो। अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। शास्त्री जी ने कहा मत दो, हमें तुम्हारा गेहूं चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो गेहूं अमेरिका में जानवर नहीं खाते वो भारत के लोग खाएं, ये तो हमारा अपमान है, और हम पैसा देके खरीदते हैं, कोई मुफ्त में नहीं लेते तुमसे। तो पैसे की पूरी कीमत भी दे रहे हैं गेहूं की, और घटिया क्वालिटी का गेहूं हमको मिल रहा है, मत दो तुम, हमें चाहिए भी नहीं। बाद में अमेरिका ने अपने दबाव को बढ़ाने के लिए एक और बात कही। एक दिन एक अमेरिकन सेक्रेटरी ने अखबार में स्टेटमेंट दे दिया कि अगर अमेरिका की सरकार ने भारत को गेहूं बेचना बंद कर दिया तो भारत के लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो शास्त्री जी ने उसका करारा जवाब दिया, और शास्त्री जी ने कहा अमेरिकी आकाओं से कि हम हिंदुस्तानी भूखे मरें या ज्यादा खाके मरें, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? हम भूखे मरेंगे या ज्यादा खाके मरेंगे, तुम कौन होते हो ये तय करने? और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी वैसे भी सप्ताह में 3-4 दिन तो व्रत रखते ही हैं, 1 आध दिन का व्रत और बढ़ा देंगे, ये तो हमारी आदत है, हमारे संस्कार में शामिल है। हम सप्ताह में सोमवार को व्रत रख लेते हैं, शुक्रवार को व्रत रख लेते हैं, बृहस्पतिवार को भी। कुछ लोग तो ऐसे सप्ताह में 3-4 दिन किसी न किसी बहाने व्रत रखते ही है। तो शास्त्री जी ने कहा ये तो मैं जानता हूं, तुमको क्या तकलीफ है? और बाद में शास्त्री जी को ऐसा लगा कि अमेरिका राजनीति चला रहा है गेहूं के माध्यम से, तो सामने से उन्होंने फैसला, माने लोगों के मन में कहीं ये गलतफहमी ना फैल जाए कि अब गेहूं की कमी हो जाएगी, हम भूखे मर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर मुश्किल हो जाता है, कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है पूरे देश में। तो कोई सामने से आकर अफवाह फैलाए अपने देश में, उसके पहले शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी सभा की दिल्ली में रामलीला मैदान में,
और उस सभा में लाखों लोगों के सामने उन्होंने अपील की कि देखो, हमने सामने से समझौता रद्द किया। अमेरिका इस तरह की दबाव की राजनीति कर रहा था, हमें वो मंजूर नहीं।